हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एट द लीगल। आज हम लोग अपना आगे चैप्टर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 6 में हम लोग ने पार्ट 1 जो था वो समन से रिलेटेड था, उसको देख लिया है। अब पार्ट बी जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड है, जो कि सेक्शन 72 से लेके 83 तक में दिए गए हैं। तो आज हम लोग इसको वारंट ऑफ अरेस्ट को खत्म करते हैं। उसके बाद फिर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट जो भी पार्ट सी एंड डी है उसको एक साथ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच तुम लोग के लिए फेवरेबल कमेंट्स के लिए। और मैंने कुछ सॉर्ट आउट किए नाम: अनूप कुमार, पलक, आरसी, शिल्पी, मुस्कान, क्रेजी शॉर्ट्स। तो थैंक यू सो मच, तुम लोग के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं यार, मेरे को वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच। तो चलो हम लोग अपने सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वारंट का मतलब क्या होता है। देखो, वारंट ऑफ अरेस्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर दिस संहिता। जो भी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या पुराने आईपीसी थे, सीआरपीसी थे, तो इसमें वारंट ऑफ अरेस्ट को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। हम लोग अगर कह सकते हैं इन जनरल कि वारंट ऑफ अरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। क्या है ये? एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। क्या है? वारंट ऑफ अरेस्ट है, ये किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा या किसी अदर पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि अदर पर्सन को कैसे डायरेक्ट किया जा सकता है। टू अरेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। तो अगर हम लोग जनरल टॉक में बात करें कि वारंट ऑफ अरेस्ट से क्या समझते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वारंट ऑफ अरेस्ट एक तरह का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जो कि पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन को डायरेक्ट करती है कि आप फलना व्यक्ति को अरेस्ट कीजिए और प्रोड्यूस कीजिए बिफोर द कोर्ट। ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं अरेस्ट का। तो अरेस्ट हम लोग दो तरह का से पढ़े। अरेस्ट विदाउट वारंट हम लोग कहां पे पढ़ के आए? सेक्शन 35 में हम लोग पढ़े अरेस्ट विदाउट वारंट। अब पढ़ना अरेस्ट विथ वारंट। तो अरेस्ट विथ वारंट जो है इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। चैप्टर 6 में हम लोग को क्या पढ़ना है? अरेस्ट विथ वारंट की वारंट के सहित साथ साथ आप कैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाइड करें अगर वारंट को, तो वारंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज सच एज अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट। देखो, वारंट दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक होता है अरेस्ट वारंट और दूसरा होता है सर्च वारंट। अरेस्ट वारंट क्या हुआ कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना। ठीक है। अ डॉक्यूमेंट रिटन ऑर्डर इशूड बाय द जज मैजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग द अरेस्ट एंड कस्टडी ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ स्पेसिफिक ऑफेंस। अगर कोई व्यक्ति कोई स्पेसिफिक क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, ठीक है, उस तरह के व्यक्ति को अरेस्ट करने का पावर, मतलब कि अपने पास कस्टडी में लेने का पावर, ये हो गया अरेस्ट वारंट। दूसरा है सर्च वारंट। सर्च वारंट क्या होता है? सर्च वारंट इज एन ऑर्डर ग्रांटेड बाय द कोर्ट अलाउइंग law enforcement official to search a particular location for evidence related to a specific offense। यानी सर्च वारंट में क्या होता है कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, इन लोग को क्या होता है, इन लोग को पावर एंड अथॉरिटी दिया जाता है कि आप भैया पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर जगह को सर्च कर सकते हैं, वहां से एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से कोई डॉक्यूमेंट आप लेके आ सकते हैं कि वहां पे क्या क्या मौजूद था। अरे मूवीज में बहुत देखते होगे कि भाई सर्च वारंट निकला है, आपके घर की तलाशी लेनी है हमें, आप घर पे क्या क्या रखते हैं। ठीक है। तो वो है वारंट। ब्रॉडली क्लासिफाइड हम लोग क्या चीज में देखेंगे? अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट। और अरेस्ट दो तरह का होता है, अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विथ वारंट। तो विदाउट वारंट हम लोग पढ़ लिए थे, अरेस्ट विथ वारंट अब हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग बोले कि अरेस्ट करने का पर्पस क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का पर्पस क्या होगा? ठीक है। वारंट ऑफ अरेस्ट इज इशूड फॉर इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड। यानी हम लोग वारंट किस लिए ये करते हैं, इशू क्यों करता है, कोर्ट क्यों करता है? अपीयरेंस। देखो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द पर्सन में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई उसको कोर्ट बुलाया गया, वो कोर्ट नहीं आया, तो कैसे बुलाया गया, कोर्ट बुलाने का तरीका क्या है? तो पहला तो कोर्ट बुलाने का तरीका था समन। ठीक है।
समन में अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, वारंट इशू करेंगे। और वारंट इसलिए इशू करेंगे कि वो अपियर हो कोर्ट में। अगर ये इसमें भी नहीं आता है तो फिर हम लोग प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, फिर अटैचमेंट इशू करेंगे। देखते हो ना, हमेशा सुनते हो ना कि अरे यार ये तो वारंट इस पे निकला हुआ है, ये तो भागा हुआ है, छुपा हुआ है। तो उस तरह के व्यक्ति के फर्दर जो भी प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट है तो उसका प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। दूसरा, सर्च वारंट इज इशूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड थिंग्स। ठीक है, सर्च वारंट हम लोग किस लिए इशू करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस, कोई थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कंपिटेंट अथॉरिटी। नोट, वारंट ऑफ अरेस्ट इज इशूड अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 3 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। देखो तुम लोग के ये बेयर एक्ट है, उसके पीछे जो फॉर्म्स सेकेंड शेड्यूल है उसका फॉर्म नंबर 3 देखो, उसमें लिखा होगा वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तो वारंट ऑफ अरेस्ट का प्रोसीजर कैसे है, कैसे इशू किया जाता है, वो दिया गया है फॉर्म 3 ऑफ सेकेंड शेड्यूल में। पहले फॉर्म 2 था, अब फॉर्म 3 हो गया, एक बढ़ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन को कवर करते हैं। सेक्शन 72 से लेके 83 तक में है। सेक्शन 72 क्या बोलता है, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। ठीक है, सेक्शन 72 क्या कहता है, ये हम लोग को बताता है कि फॉर्म्स यानी वारंट ऑफ अरेस्ट कैसा होगा और उसका ड्यूरेशन पीरियड कितना होगा, वो कितना लंबे समय तक प्रिवेल करेगा। ठीक है, क्या है, सब क्लॉज 1 बोलता है एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी। ठीक है, इस संहिता के अंदर कोई भी वारंट ऑफ अरेस्ट अगर इशू होता है तो वो कैसा होगा, लिखित रूप से होगा यानी राइटिंग पे होगा। दूसरा, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यानी जो व्यक्ति इशू कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इशू कर रहे हैं, उनका सिग्नेचर होगा उस वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर। और तीसरा, सील ऑफ द कोर्ट, मुहर लगा होगा कोर्ट का। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड वारंट, यानी वैलिड वारंट्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया ये लिखित रूप से होना चाहिए। दूसरा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए। तीसरा, सील ऑफ द कोर्ट यानी मुहर लगा होना चाहिए कोर्ट का। तब हम लोग मानेंगे कि ये क्या है, वैलिड वारंट है। अब दूसरा हम लोग का सब क्लॉज बात करता है कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा। एक बार वारंट इशू हो गया तो ये कितना टाइम पीरियड के लिए प्रिवेल करेगा, ये ड्यूरेशन का बात करता है सब क्लॉज 2। तो सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 प्रोवाइड्स दैट द वारंट वंस इशूड shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or executed। क्या बोल रहा है सेक्शन सब क्लॉज 2, क्या बोल रहा है, यहां से समझो। सेक्शन सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि एक बार भैया वारंट इशू हो गया, एक बार वारंट इशू हो गया तो वो शैल रिमेन इन फोर्स। कब तक, या तो वो जो कोर्ट इशू कर रहा है वो ही कैंसिल कर दे या वो एग्जीक्यूट हो जाए। आप 10 साल बाद पकड़ा गए सेम वारंट पे, आपको पकड़ लेगा। ठीक है, अगर कैंसिल नहीं हुआ है वो वारंट जो है अमर है भाई, मुन्ना भैया जैसा अमर होता है वो। ठीक है, तब तक जब तक उसको कैंसिल ना कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा। जो कोर्ट इशू कर रहा है, ये याद रखना कि कौन से कोर्ट को कैंसिल करने का पावर है। तो जो कोर्ट इशू कर रहा है उसी कोर्ट के पास पावर है कि उसको कैंसिल करे, और अनटिल अनलेस या तो वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो हमेशा रिमेन इन फोर्स रहेगा। ठीक है, अब देखो कुछ अगर बात करें ना, फॉर्म 3 अगर पढ़ोगे, फॉर्म 3 ऑफ सेकेंड शेड्यूल पढ़ेगा तो उसमें जो है कंटेंट ऑफ वारंट्स तुमको समझ में आएगा कि वारंट में क्या क्या मौजूद होता है। ठीक है, एक बार जरूर अभी बेयर एक्ट है तो साथ साथ निकाल लो। ठीक है, फॉर्म 3 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट का कंटेंट क्या होता है, मतलब क्या क्या उसमें मौजूद होता है। तो पहला, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग इट, मतलब कि जो व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका नाम होगा फलना बाबू है। ठीक है, ये एसआई हैं इस थाने के, तो ऐसा उसका नेम एंड डेजिग्नेशन क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग पर्सन का वहां पे मौजूद होगा। दूसरा, नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन हु इज टू बी अरेस्टेड, दूसरा कि जो व्यक्ति का अरेस्ट करने जा रहे हैं उसका भी नाम जो होगा और अदर पर्टिकुलर्स, उसका के बारे में कुछ जानकारी, कहाँ रहता है, ठीक है, क्या नाम है इसका, वो सब मौजूद होगा। तीसरा, स्पेसिफिक
स्पेसिफाई द ऑफेंस चार्जेज, यानी किस ऑफेंस के अंडर उसको अरेस्ट करने जा रहा है, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ है, उस चार्जेस का भी जिक्र उसमें होगा। सो द अथॉरिटी गिवन टू द पर्सन ऑफ अरेस्ट, हम लोग क्या करेंगे, उस अथॉरिटी जो है हम लोग को मिला हुआ है अरेस्ट करने का, ये भी शो कर सकते हैं। इट में इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट इफ द पर्सन अरेस्टेड एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड एंड गिव सिक्योरिटी ही शैल बी रिलीज। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं और वो बेल बॉन्ड भरने के लिए रेडी है, तो हम लोग उसको सिक्योरिटी लेके बेल बॉन्ड लेके उसको रिलीज कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इसको कवर करते हैं। तो ये कंटेंट्स ऑफ वारंट था कुछ। अब आते हैं सेक्शन 73 में। देखो सेक्शन 73 बोलता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। देखो ये जो है ना, ये सेक्शन को ऑर्डिनरली हम लोग क्या बोलते हैं, बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं, ये सॉरी बेलेबल वारंट कहते हैं, बेलेबल वारंट कहते हैं कि ये बेलेबल वारंट है। देखो हम लोग क्या पढ़े कि वारंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू अरेस्ट वारंट एंड, हम लोग पढ़े ना इससे पहले कि वारंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू अरेस्ट वारंट एंड सर्च वारंट। ठीक है, अब अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करें अरेस्ट वारंट को, तो अरेस्ट वारंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू बेलेबल वारंट एंड नॉन बेलेबल वारंट। ठीक है, क्या होता है ना कि अगर बेलेबल वारंट है, ठीक है, और अगर कोर्ट उसमें इंडोर्समेंट लगा देता है कि हाँ भैया अगर ये सिक्योरिटी बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है तो तुम उसको बेल पे रिलीज कर देना। ये कब होगा, जब कोर्ट के द्वारा इंडोर्समेंट लगाया जाता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये सेक्शन है। क्या कहता है सब क्लॉज 1 कि एनी कोर्ट इशूइंग वारंट फॉर एग्जीक्यूशन मे इन इट्स डिस्क्रिशन मेक एन इंडोर्समेंट। क्या है, कोई भी कोर्ट अगर वारंट इशू कर रही है, वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक इंडोर्समेंट लगा सकती है ऑन सर्च वारंट, उस वारंट में, टू इफेक्ट दैट इफ पर्सन अरेस्टेड, अगर व्यक्ति अरेस्ट होता है, ठीक है, एग्जीक्यूट अ बेल बॉन्ड विथ अ सफिशिएंट सियोरिटीज, और वो बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है विथ सफिशिएंट सियोरिटीज। और क्यों भरने के लिए तैयार है, ताकि उसको जो है बोला कि भाई जब भी कोर्ट बुलाएंगे तो तेरे को आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा, फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एज द स्पेसिफाइड टाइम देयर आफ्टर until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। यहां समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बता रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट इशू करता है अरेस्ट ऑफ वारंट, कोर्ट इशू किया, उसके बाद उस कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट पे इंडोर्समेंट लगा दिया। इंडोर्समेंट इसलिए लगाया और कहा कि देखो भैया ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर जो व्यक्ति है वो रेडी हो जाता है बेल बॉन्ड और सिक्योरिटी भरने के लिए और तैयार होता है कि जब भी उसको कोर्ट बुलाया जाएगा तो वो आ जाएगा, तो वैसे व्यक्ति को कोर्ट लाने का जरूरत नहीं है। तुम जो है वहीं पे पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि पुलिस ऑफिसर तुम जो है वहीं पे उससे सिक्योरिटी बेल बॉन्ड भरवा लेना, सफिशिएंट बेल बॉन्ड भरवा लेना, और उसके बाद उसको वहीं से रिलीज कर देना बेल पे। ठीक है, वहीं से रिलीज कर देना कस्टडी से। यही है सेक्शन 73 का सब क्लॉज 1। ठीक है, ऑर्डिनरली इट इज कॉल्ड एज बेलेबल वारंट, इसको बेलेबल वारंट कहते हैं। सच इंडोर्समेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद फॉर्म नंबर 4 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। फॉर्म नंबर 4 ऑफ द सेकंड शेड्यूल में देखो ये इसका जो भी दिया हुआ है, पूरा आपका चार्ट दिया हुआ है, इसके बारे में बताया गया कैसे कैसे ये होगा। अब बता रहा है कि इंडोर्समेंट कैसा होगा। इंडोर्समेंट में तुम्हारा पहला नंबर ऑफ सियोरिटीज का जिक्र होगा कि कितने सियोरिटीज हैं, ठीक है, कितने सियोरिटीज हो सकते हैं, इसका जिक्र रहेगा। दूसरा अमाउंट का जिक्र होगा। ठीक है, अमाउंट का जिक्र मतलब कि कितना पैसा दे के छोड़ना है, कितना सिक्योरिटी लेके छोड़ना है, इसका जिक्र होगा। और तीसरा टाइम पीरियड का जिक्र होता है। टाइम पीरियड कहे तो वो टाइम स्पेसिफाइड टाइम कि भैया कोर्ट में तुमको अटेंड करना है बिफोर द कोर्ट, इस समय पे तुमको कोर्ट आना है। अगर ये फेल करता है, मान के चलो कि ये सब इंडोर्समेंट करके फिर फेल हो जाता है, तो भाई फिर उसको वारंट तो है या अरेस्ट कर लेंगे हम लोग। तीसरा सब सेक्शन ये कहता है वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्डेड द बॉन्ड टू द कोर्ट। अब क्या है कि सिक्योरिटी लेने के बाद क्या पुलिस ऑफिसर अपने पास रख लेगा क्या सारा चीज?
सिक्योरिटी बॉन्ड ये सब नहीं रखेगा भाई। वो जो कोर्ट इशू किया था वारंट ऑफ अरेस्ट उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। वेन एवर द सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन, द ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड, जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया था वो क्या करेगा, ये क्या करेगा कि फॉरवर्ड कर देगा जो बॉन्ड उससे भरवाया गया है उसको टू द कोर्ट जो कि इशू किया था वारंट ऑफ अरेस्ट। ये सेक्शन समझ में आ गया। इंडोर्समेंट कैसे होगा, तो नंबर ऑफ सियोरिटीज का जिक्र होगा, अमाउंट का जिक्र होगा और टाइम की कब आपको कोर्ट के बिफोर प्रेजेंट होना है, आना है, अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट, अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। ठीक है, अब आता है सेक्शन 74। 74 क्या कहता है, वारंट टू हुम डायरेक्टेड, मतलब अब बोल रहा है कि भैया अरेस्ट वारंट तो कोर्ट निकाल दी है, अब डायरेक्ट किसको करेगी कि भाई पकड़ के लेके आओ फलना व्यक्ति को। ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। क्या कह रहा है, द वारंट ऑफ अरेस्ट में बी डायरेक्टेड टू, किसको डायरेक्ट करेगी, या तो वन और मोर पुलिस ऑफिसर, एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्ट कर सकती है। ठीक है, क्या बोलेगी, या तो पर्टिकुलर कोई एक्स व्यक्ति को बोलेगी कि हाँ भैया जाओ इसको अरेस्ट करके लेके आओ, ये तुमको डायरेक्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, या कोई टीम है, एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर है, उन लोगों को बोला कि हाँ जाओ तुम लोग सब पकड़ के लेके आओ इसको। ठीक है, एनी अदर पर्सन एंड पर्सन, ठीक है, और क्या है, या तो पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट करेगी या फिर कोई अदर पर्संस को भी डायरेक्ट कर सकती है या पर्संस को डायरेक्ट कर सकती है। कब, जब इफ इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी। ठीक है, कब अदर पर्सन को डायरेक्ट करेगी, तब जब कोई इमीडिएट एग्जीक्यूशन जरूरी है। ठीक है, जल्द हमको इमीडिएट पकड़ना है और कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल ही नहीं है, तब क्या करेंगे, तब किसी अदर पर्सन को, प्राइवेट इंडिविजुअल को बोलेंगे कि भैया एक काम करो इसको जल्दी से पकड़ के लेके आओ। ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है, भाग जाएगा वो, नहीं तो हम लोग क्या देखें कि वारंट ऑफ अरेस्ट किसको डायरेक्ट किया जा सकता है, या तो एक पुलिस ऑफिसर या मोर देन वन पुलिस ऑफिसर, और दूसरा या तो एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों को, तब जब कोई इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट का जरूरत है और कोई पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली अवेलेबल ही नहीं है। इसका सब क्लोज 2 क्या कहता है, व्हेन वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर देन वन ऑफिसर और अ पर्सन इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ठीक है, अगर एक से अधिक पुलिस ऑफिसर्स या पर्सन को वारंट जो है वो डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है, या तो उसमें से कोई एक भी पकड़ के लेके आ सकता है या सारे मिलके लेके आ सकते हैं, ये उन लोग का अपना बात है। ठीक है, सेक्शन 75, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। ठीक है, ये क्या कहता है सेक्शन 75, सेक्शन 75 कहता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। क्या कह रहा है, जो सीजेएम साहेब हैं और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो वारंट ऑफ अरेस्ट किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं जो कि उनके लोकल जुरिडिक्शन का हो। ठीक है, विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, और किस तरह के व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, तो ये 3 तरह का दिया गया है, या तो वो एस्केप्ड कन्विक्ट है, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, नामचीन अपराधी है, या तीसरा एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस हु एवेट्स हिज अरेस्ट। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं। कब, क्या कह रहा है कि सीजेएम साहेब या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी को भी वारंट ऑफ अरेस्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कोई भी व्यक्ति को वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई तुम जाओ, इस तरह के व्यक्ति अगर कोई है तो इनको अरेस्ट करके लेके आओ, या तो वो एस्केप्ड कन्विक्ट है, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में अपराधी है और क्या कर रहा है, अपने अरेस्ट से इवेट कर रहा है, छुप छुपा रहा है, तो उस तरह के व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए ये लोग डायरेक्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। सब क्लोज 2 इसका क्या कह रहा है, सब क्लोज 2 कह रहा है सच पर्सन शेल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ वारंट एंड शेल एग्जीक्यूट इट। अब क्या है, सीजीएम साहब और मैजिस्ट्रेट साहब मुंह से बोल दिए तो हम किसी को पकड़ के लेके आ जाएंगे, ऐसा जरूरी है? फिर बाद में बोलेंगे तुम्हारे पास कहां से पावर आया, ये वो खुद ही बोलने लगेंगे। तब
इसी का राहत दिया सेक्शन सब क्लॉज 2। बोला कि अगर भैया किसी को इस तरह का ऑर्डर मिलता है तो वो ऑर्डर क्या होगा, इन राइटिंग होगा, इन द रिसिप्ट ऑफ वारंट, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है, व्हेन द पर्सन इज अरेस्टेड। अब क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जो व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए बोला गया था, ठीक है, वारंट जिसको डायरेक्ट किया गया था अरेस्ट करने के लिए, जिसके खिलाफ में, वो अरेस्ट हो जाता है। व्हेन द पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी मेड ओवर द विथ वारंट टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जो व्यक्ति उसको अरेस्ट किया है वो वारंट के साथ साथ, ठीक है, वारंट ऑफ अरेस्ट के साथ साथ उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के समक्ष लेके आएगा। ठीक है, टेक बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन इन द केस। ठीक है, और फिर क्या होगा, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 73 में हम लोग क्या देखे थे कि अगर इंडोर्समेंट अगर भर के उसको रिलीज करने वाला है तो रिलीज कर देगा। ठीक है, और नहीं तो क्या होगा कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेके जाएगा जिनका जुरिडिक्शन है इस केस में। सब क्लॉज 3 समझ में आया कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए बोला गया था वो अगर अरेस्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति को भैया अरेस्ट वारंट के साथ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाएगा वो व्यक्ति। वहां से फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, पुलिस ऑफिसर उसको कहां ले जाएगी, मैजिस्ट्रेट साहब के पास लेके जाएगी जिनका जुरिडिक्शन है उस केस में। अनलेस, यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे एक और चीज आ रहा है कि अगर सेक्शन 73 का उसमें जो इंडोर्समेंट लगा हुआ है अगर वो लगा हुआ है तो भैया वहीं पे उसको बेल बॉन्ड सिक्योरिटी लेके छोड़ देगी, मैजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाने का जरूरत नहीं है। ये था 73। 75 हो गया। चल 76, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। देखो सेक्शन 76 क्या कहता है, ये डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। डेलीगेशन ऑफ पावर क्या होता है कि भैया फॉर एग्जांपल कि मेरे को कोई काम मिला, हमने अपना काम को किया, अपने छोटे भाई बहन को दे दिया कि एक काम करो, ये वाला काम तुम मेरा कर दो। ठीक है, तो यही है डेलीगेशन ऑफ पावर, कि अपना पावर किसी और के हाथ में डेलीगेट कर दे कि वो व्यक्ति परफॉर्म कर दे। 76 यही कहता है, डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट टू अनदर पुलिस ऑफिसर, यानी कि आप जो है अपना अरेस्ट का पावर जो है किसी और को डेलीगेट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी फलना व्यक्ति को वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट किया गया था कि भैया आप जाके इसको पकड़ के लेके आओ। ठीक है, वो क्या किया कि खुद ना जाके किसी और व्यक्ति को बोला कि मेरे बदले में ये जाएगा, ये अरेस्ट करके लेके आएगा। ठीक है, अ वारंट में बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज इंडोर्स अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू हुम इट इज डायरेक्टेड। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, फॉर एग्जांपल एक्स नाम के व्यक्ति के ऊपर अरेस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट को डायरेक्ट किया गया कि हाँ आपको ये पकड़ के लेके आना है, इस व्यक्ति को आपको एग्जीक्यूट करना है। वो क्या करेगा, जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसमें इंडोर्स करेगा किसी दूसरे व्यक्ति का नाम और बोलेगा कि मेरे बदले में ये जाएगा। यही है डेलीगेशन ऑफ पावर, कि कब एक पुलिस ऑफिसर वारंट ऑफ अरेस्ट किसी और को डेलीगेट कर सकता है। समझ में आया। सेक्शन 77, सेक्शन 70 क्या कहता है, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट क्या कह रहा है, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस ऑफ वारंट। अरे देखो सिंपल सा, पहले इसको समझो उसके बाद इसको रीड करोगे तो समझ में आएगा। मूवी देखते हो, मूवी में क्या होता है कि दरवाजा खटखटाता है, पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हाँ भैया क्या है, तो बोलता है हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो क्या बोलता है, आपके वारंट लेके आए हैं, तो बोलता है हाँ लेके आए हैं। और क्या बोलता है कि देखिए ये है आपका वारंट, उसको दिखा देता है। ठीक है, वही सेम चीज है सेक्शन 77, वही बात कर रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन है, जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट ऑफ अरेस्ट, तो सेल नोटिफाई द सब्सटेंस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट टू द अरेस्टेड पर्सन। उसको क्या करेगा, नोटिफाई करेगा सब्सटेंस से कि देखिए आपको इस चार्ज के तहत अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस सेक्शन में अरेस्ट हो रहे हैं, यहां थाना लेके जा रहे हैं। एंड इफ सो रिक्वायर्ड सेल शो हिम द वारंट। अगर कोई जरूरत है वो बोलेगा नहीं आप हमको दिखाइए तो क्या क्या है, तो आप उसको दे दीजिए, उसको दिखा दीजिए कि देखो यही है वारंट ऑफ अरेस्ट, आप देखो पढ़ो इसको। ठीक है, मूवीज में तो आराम से ये देखते ही हो, उसको पढ़ने के लिए दे देता है, वो पढ़ता है पूरा। तो यही है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। आप किसी को अरेस्ट करने गए, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे
वो अदर पर्सन है, आप क्या करते या तो उससे पूछ सकते हैं, आपको नोटिफाई करेगा कि आप इस धारा के तहत, इस सेक्शन के तहत यहाँ थाना में आपके ऊपर रजिस्टर एफआईआर के तहत आपको गिरफ्तार करने आए हैं, और वो बोलेगा कि नहीं नहीं हमको दिखाइए, तो आप दिखा भी दीजिएगा, सेल शो हिम द वारंट। अब आते हैं सेक्शन 78 में। 78 क्या कहता है? पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले। ये सेक्शन के बगल में लिख लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पहले सेक्शन 76 में था, अभी 78 में है। क्या कह रहा है? पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्ट पर्सन वाइल एग्जीक्यूटिंग द वारंट ऑफ अरेस्ट। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है एग्जीक्यूटिंग, जो भी वारंट को एग्जीक्यूट करने के दरमियान में, प्रोसीजर प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द कोर्ट विदाउट अननेसेसरी डिले। क्या कह रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है वाइल एग्जीक्यूटिंग द वारंट, तो वैसे व्यक्ति को विदाउट अननेसेसरी डिले कोर्ट के समक्ष हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। इसका प्रोवाइजो है भैया, उसको देख लेते हैं। प्रोवाइजो क्या कहता है? सच टाइम शेल नॉट बी इन केस एक्सीड 24 आवर, यानी 24 घंटा से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं किसी को अरेस्ट किए हुए, तो ठीक है 24 घंटा के अंदर अंदर आपको क्या करना है? मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करना होगा आपको, ठीक है, कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस करना होगा। अब इसमें क्या है? टाइम ऑफ जर्नी को है ना, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। टाइम ऑफ जर्नी का मतलब कि जहां से आप अरेस्ट किए हैं, प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेके मैजिस्ट्रेट के कोर्ट के बीच में जो अगर टाइम ऑफ जर्नी का है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? सेक्शन 58 ऑफ पीएनएसएस, वहां पे कब पढ़े थे याद करना और कमेंट में जरूर लिखना। सेक्शन 58 ऑफ बीएनएसएस में क्या हम लोग पढ़े थे? और देखो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात करता है कि अरेस्टेड पर्सन को 24 आवर के हम लोग को मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये है क्या हम लोग सेक्शन 78 में क्या पढ़े कि भैया किसी को अरेस्ट करता है पुलिस ऑफिसर या एनी प्राइवेट पर्सन, तो उसको विदाउट अननेसेसरी डिले क्या करना है? कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस करना है। प्रोवाइजो में क्या देखे कि 24 घंटे के अंदर आपको प्रोड्यूस करना होगा, लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया वो टाइम ऑफ जर्नी जो कि प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेके मजिस्ट्रेट कोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एक्सक्लूड कर दिया। आने जाने का जो समय लगता है, जाने का समय, उसको हटा दिया गया। सेक्शन 79 क्या कहता है? ये एक जनरल रूल है, एकदम जनरल रूल। क्या कह रहा है कि वेयर वारंट टू बी एग्जीक्यूटेड, वारंट कहां पे एग्जीक्यूट करेंगे? तो क्या कह रहा है? अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, यानी भारत में, भारत के टेरिटरी में कहीं पे भी आप वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पूरे भारत में कहीं पे भी आप वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखो नोट करो यहाँ पे कुछ, सेक्शन 80, 81, 82 एंड 83 डील्स विथ वारंट ऑफ अरेस्ट आउटसाइड द जुरिडिक्शन, यानी फलाना कोर्ट है, पटना सिविल कोर्ट है, इसका एक जुरिडिक्शन है, और इस जुरिडिक्शन के बाहर अगर हमको किसी को अरेस्ट करना है तब क्या प्रोसीजर होगा, तब कैसे हम लोग अरेस्ट करेंगे। यानी विद, देखो जनरल रूल हम लोग क्या पढ़े कि भाई वारंट ऑफ अरेस्ट हम पूरे होल इंडिया में कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें भी रूल्स हैं। सेक्शन 80, 81, 82, 83 इसमें बोलता है कि अपने क्षेत्राधिकार, अपने जुरिडिक्शन से बाहर अगर हम लोग को निकल के किसी को अरेस्ट करना है, किसी को पकड़ना है, तब क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में सेक्शन 80 से 83 में दिया गया है। चलो इसको करते हैं। सेक्शन 80 क्या कहता है? सेक्शन 80 कह रहा है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, यानी आउटसाइड द जुरिडिक्शन में हम लोग कैसे वारंट ऑफ को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले एक स्टोरी सुनो। स्टोरी ये है कि देखो अगर आउटसाइड द जुरिडिक्शन हम लोग को वारंट ये करना है, यहां से समझ, हाँ ठीक है। देखो ये है हमारा बिहार, ठीक है। बिहार में ये है पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट जो है एक स्टेट जो है हमारा एक हाई कोर्ट है, और ये भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट है, मान के चलो जहानाबाद है,
और क्या बोले, सहरसा है, बेगूसराय है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है। अब हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अब मान के चलो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया और इसको एग्जीक्यूट करवाना है जमुई में, ठीक है, तो ये तो उसके जुरिडिक्शन से बाहर है, ठीक है। तब कैसे होगा, तब कैसे होगा, तब बोल रहा है कि आपके पास दो रास्ता है। वारंट ऑफ अरेस्ट अगर एग्जीक्यूट कराना है आउटसाइड द जुरिडिक्शन तो बोलता है कि दो रास्ता है। एक तो रास्ता सेक्शन 80 में दिया गया है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा रास्ता सेक्शन 81 में दिया गया है। पहला रास्ता में बोलता है कि आप किसी अपना पुलिस ऑफिसर को मत भेजिए, वहीं के जो लोकल है मजिस्ट्रेट साहब हो गए उन लोग को डायरेक्ट कर दीजिए कि भैया ऐसा ऐसा है कि यहाँ का एक नामचीन अपराधी, यहाँ का एक अपराधी है आपके यहाँ छुपा हुआ है, उसको थोड़ा पकड़ने में हमारा मदद कीजिए। ये हो गया सेक्शन 81, ब्रॉडली बता रहे हैं, अभी डेप्थ में पढ़ेंगे। सेक्शन 81 क्या कहता है कि किसी वहां के अधिकारी को ना बोल करके अपने ही क्षेत्राधिकार के किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर दिए कि देखो भैया सुन जाओ। मूवी में देखते ही हो कि भैया मुंबई का केस है, वो अपने अधिकारी को भेजते हैं। देखो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो सुशांत सिंह मर्डर केस तुम लोग को याद होगा। सुशांत सिंह मर्डर केस में क्या होता था कि दो रास्ते थे, या तो सेक्शन 80 के तहत जो है कोई अधिकारी को, मुंबई के अधिकारी को ही डायरेक्ट कर दिया जाता कि हाँ भैया ऐसा ऐसा अपराध है, किसी को अरेस्ट करना है तो आप अरेस्ट कीजिए वहां पे, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ था वहां पे सेक्शन 81 जैसा हुआ था, वहां पे क्या हुआ था कि बिहार के पुलिस वाले को ही वहां पे भेजा गया था इंक्वायरी और अरेस्ट वरेस्ट जो भी करने के लिए, ठीक है। तो वही सेक्शन 80 और 81 दो चीज बताता है। पहला 80 को हम लोग देखते हैं। 80 क्या है, when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing, कब, जब अगर वारंट को एग्जीक्यूट करना है आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन, जो कोर्ट इसको इशू कर रहे हैं उसके जुरिडिक्शन से बाहर हमको एग्जीक्यूट करना है, तब क्या करेंगे, इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू एनी पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिडिक्शन, यानी अपने क्षेत्राधिकार, फॉर एग्जाम्पल मेरे जो भी कोर्ट के क्षेत्राधिकार हैं उसके किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे बाय इट पोस्ट और अदरवाइज, जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसको पोस्ट के द्वारा या अदरवाइज के द्वारा फॉरवर्ड करेंगे किसको, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी साहब, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस की आप सर वहां पे एग्जीक्यूट करवा दीजिए ये वारंट को। हम अपना कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने क्षेत्र से आपके यहाँ नहीं भेज रहे हैं, आप लोग एग्जीक्यूट करवा दीजिए, ठीक है। एंड दे शेल इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड इफ प्रैक्टिकेबल एग्जीक्यूट इन द मैनर हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड। और क्या करेंगे, जो व्यक्ति के जो वो सब मैजिस्ट्रेट साहब थे, डीएसपी साहब थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, ये लोग अपना नाम जो है इंडोर्स करेंगे उस पर, और क्या करेंगे अगर प्रैक्टिकेबल है तो जो मैनर अभी हम लोग ऊपर तक पढ़ते हैं कि अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से अरेस्ट होगा, तो उस प्रोसीजर के अंतर्गत वो क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट को। द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 shall forwarded along with warrant the substance of information document of the accused person if any may be sufficient to enable। देखो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि हम जहानाबाद से इशू किए वारंट ऑफ अरेस्ट और वहां के डीएसपी साहब को भेज दिए, जमुई के डीएसपी साहब को भेज दिए कि आप एग्जीक्यूट कर लीजिए वारंट। सब सेक्शन 2 में क्या कहता है कि जब वारंट ऑफ अरेस्ट आप जो इशू किए है ना उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन भी भेजना होगा, कि क्या डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि भाई वो क्या चीज का अपराधी है, कैसा अपराधी है, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यहाँ का नामचीन अपराधी है, बहुत भागा हुआ है, बहुत दिन से अरेस्ट करना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको भेजेंगे। सेक्शन 83 में इसका इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे। सेक्शन 80 एक जिस्ट भेजता है कि भैया ये इस तरह का अपराधी है, इसका इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। वहां के जो पुलिस ऑफिसर है उसको कैसे मालूम होगा कि भैया ये कैसा अपराधी है, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स उसके साथ भेजेंगे जिसको सेक्शन 83 में हम लोग
प्रोवाइजो में देखना, इसका इंपॉर्टेंट बहुत होगा, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 81 क्या कहता है? वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। देखो पहला तो देखे कि भैया हम अपने जुरिडिक्शन के किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं भेज करके वहां के डीएसपी साहब, मैजिस्ट्रेट साहब को बोले कि वारंट एग्जीक्यूट करा दीजिए। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, हम अपने क्षेत्र के पुलिस ऑफिसर को भेजेंगे उसको पकड़ के लेके आने के लिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issue it, जहां पर देखो अगर किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया कि आप अरेस्ट करके लाओ, एग्जीक्यूट करके लाओ वारंट को बियॉन्ड जो उसका जुरिडिक्शन है, तब क्या होगा? जहां पर भी गया है, जहां पर भी जाएगा वहां से तो परमिशन लेगा कि हाँ सर हम आपके क्षेत्र में एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अब किससे लेगा परमिशन? इंडोर्स इधर टू ए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। यानी जहां पे भी अरेस्ट करने के लिए गया है वहां के लोकल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन ये से इंडोर्स कराएगा कि सर हम आपके क्षेत्र में अरेस्ट करने आए हैं, हम फलना फलना थाने से हैं और हम आपके क्षेत्र में अरेस्ट करने के लिए आए हैं, आप हमको परमिशन दीजिए, हम अरेस्ट करने के लिए फलना व्यक्ति को आए हैं। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी परमिशन लेगा। साफ साफ सुन लो कि भैया किसी को अगर उसके जुरिडिक्शन के बाहर अगर अरेस्ट करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया गया है, डायरेक्शन मिला है कोर्ट के द्वारा, तो वो जहां पर जाएगा जहां पे उसको अरेस्ट करना है वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन उससे क्या लेगा? परमिशन लेगा कि भैया हम आपके क्षेत्र में अरेस्ट वरेस्ट करने के लिए आए हैं। अब क्या है? सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शेल एंडोर्स हिज नेम, ठीक है। अब जो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन से परमिशन लिया वो क्या करेगा? अपना नाम को इंडोर्स करेगा। एंड देयर ऑन सच इंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू द पुलिस ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट द सेम। और वो जो इंडोर्समेंट है वो एक सफिशिएंट सोर्स माना जाएगा, एक सफिशिएंट वैलिड पेपर माना जाएगा कि भैया इसको अब अथॉरिटी मिल गया है कि ये यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है आफ्टर टेकिंग अ परमिशन, ठीक है। इफ द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस इज रिक्वायर्ड नीडेड वेयर द पुलिस हैज गॉन टू द एग्जीक्यूट द वारंट द लोकल पुलिस विल असिस्ट हिम। और अगर जहां पे वो अरेस्ट करने गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो दल बल के साथ गया होगा, एक दो व्यक्ति गए होंगे अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर उसको लोकल पुलिस की जरूरत पड़ती है, वहां के लोकल पुलिस की जरूरत पड़ती है, तो वहां के लोकल पुलिस से वो क्या करेगा? असिस्ट ले सकता है। अगर उसको जरूरत है तो लोकल पुलिस ऑफिसर उन लोग को मदद करेगी, ठीक है। ये है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? इफ पुलिस ऑफिसर फील्स रीजन टू बिलीव दैट द एक्यूज्ड विल रन अवे। अच्छा, सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि अगर जो पुलिस ऑफिसर गया है अरेस्ट करने के लिए उसको ये बिलीव होता है, रीजन टू बिलीव है कि भैया ये सब जो परमिशन वर्मिशन लेने के चक्कर में जो एक्यूज्ड है वो भाग जाएगा, ठीक है, वो भाग जाएगा, तब क्या करेगा? बिना परमिशन लिए ही वो वारंट को एग्जीक्यूट कर देगा बियॉन्ड सेट लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। If the police officer feels reason to believe that the accused will run away in the process of taking permission and endorsement, then the police officer execute the warrant without taking permission or endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it, ठीक है। यही है, सेम बात है। देखो सेक्शन 81 में हम लोग क्या देखें कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया है आउटसाइड हिज जुरिडिक्शन, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले जहां पे जा रहा है वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन से परमिशन लेगा, ठीक है। अब क्या होगा? परमिशन लेने के बाद वो पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट अपना नाम को इंडोर्स करेगी उस परमिशन ऑर्डर पे, और वो जो ऑर्डर है वो सफिशिएंट अथॉरिटी माना जाएगा उस व्यक्ति के लिए अरेस्ट करने के लिए, उसको पावर मिल जाएगा। और अगर उसको लोकल पुलिस की सहायता चाहिए, मदद चाहिए, जरूरत है, तो लोकल पुलिस उसको जरूर असिस्ट करेगी। और अगर इन सब के बीच में अगर वो पुलिस ऑफिसर को लगता है अरे भैया ये सब कहाँ फंसा रहे हो, अगर ये सब काम धंधा परमिशन वर्मिशन लेने के चक्कर में एक्यूज्ड भाग गया,
तब क्या करेंगे, तब भैया आप वारंट एग्जीक्यूट करवा लो बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन, आप कहीं पे भी वारंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाद में ये सब काम धंधा देखा जाएगा। अब आते हैं सेकंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन 82। ये क्या कहता है, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन हुम वारंट इशूड। ठीक है, एक बार अब क्या बात कर रहा है, प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है कि अरेस्ट जो है उस पे वारंट जिस पे इशू किया गया है उसका क्या प्रोसीजर होगा। देखो ये सेक्शन के बगल में लिख लो ट्रांजिट रिमांड, कभी कभी जुडिशियरी प्री में पूछ देता है ट्रांजिट रिमांड डिफाइन अंडर सेक्शन, और उसमें कुछ ऑप्शन दे देगा, तो ये ट्रांजिट रिमांड के बारे में बात करता है। अभी इसको समझाते हैं। अब क्या है, व्हेन द वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट लोकल जुरिडिक्शन, क्या है, जब वारंट ऑफ अरेस्ट जो है आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट लोकल जुरिडिक्शन के बाहर एग्जीक्यूट किया गया है, इन विच इट वाज इशूड, देन द अरेस्ट पर्सन, ठीक है, जहां पे इशू किया गया है उसके आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट लोकल जुरिडिक्शन के बाहर का है, ठीक है, अनलेस क्या कह रहा है, इशूड द वारंट इज 30 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इसको एग्जाम्पल से समझो, उसके बाद फिर हम सेक्शन को रीड कर देंगे। एग्जाम्पल ये है कि विकास दुबे, वो कानपुर वाला जो गैंगस्टर जिसका गाड़ी पलटने से हो गया था, ठीक है, गाड़ी पलटने वाला योगी जी के वहाँ पे यूपी में गाड़ी पलट के मर गया था, तो वो वाला केस था विकास दुबे। ठीक है, विकास दुबे क्या था, वो कानपुर का था, नामचीन अपराधी था, उस पर 5 लाख रुपया का भी घोषणा किया गया था। ठीक है, यूपी एसटीएफ को मालूम चलता है कि भैया वो एमपी में उज्जैन मंदिर जा रहा है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, वो पूजा वूजा करने जा रहा है। यूपी एसटीएफ कानपुर से कहाँ जाती है, एमपी जाती है, मध्य प्रदेश के उज्जैन। ठीक है, उज्जैन जाती है, वहां पर उसको अरेस्ट करती है। ठीक है, तो ट्रांजिट रिमांड का उसी समय बहुत चर्चा में था कि ट्रांजिट रिमांड है क्या, हमेशा न्यूज में देखते होंगे ट्रांजिट रिमांड क्या लिया था, परमिशन लिया था। ठीक है, ये क्या है ट्रांजिट रिमांड, कि भैया अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है तो वहां के परमिशन लेना होता है, रिमांड परमिशन लेना होता है। ठीक है, और क्या उज्जैन से कानपुर 30 किलोमीटर का दूरी पे है, नहीं है। ठीक है, तब क्या हो सकता है, जब 30 किलोमीटर का दायरा है जहां प्लेस ऑफ अरेस्ट लेके कोर्ट जो इशू कर रहा है वारंट का, तब तो ठीक है, कोई ड्रामा नहीं है। लेकिन अगर 30 किलोमीटर से ज्यादा है, ठीक है, तो जो व्यक्ति को आप आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन आप अरेस्ट किए हैं, वैसे व्यक्ति को नियरर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने आपको प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, यानी विकास दुबे को अगर आप उज्जैन में पकड़े थे और कानपुर ले जाना है, तो उससे पहले आपको वहां के उज्जैन के नियरर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी साहब या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने प्रोड्यूस करना होता। ठीक है, अब ये क्या किस लिए ऐड किया गया, तो देखो सेक्शन 78 हम लोग क्या पढ़े कि भैया 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में भी यही कहा गया है, प्रोसीजर बिफोर द अरेस्ट। ठीक है, तो ये वायलेट ना करे इस सेक्शन को वायलेट ना करे, इस आर्टिकल को वायलेट ना करे, इसलिए इसको ये जरूरी है। ठीक है, अब क्या है, इसको रीड करते हैं कि व्हेन द वारंट of arrest is executed outside the district local jurisdiction in which it was issued, then the arrested person shall, unless the court is within 30 किलोमीटर ऑफ प्लेस ऑफ अरेस्ट, अगर 30 किलोमीटर के अंदर अरेस्ट के अंदर है, ठीक है, प्लेस ऑफ अरेस्ट से वो कोर्ट, इशूइंग कोर्ट, तो कोई ये सब ड्रामा का जरूरत नहीं है। अगर 30 किलोमीटर से अधिक है तो सबसे पहले आपको जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट किए हैं उसको नियरर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने प्रेजेंट करना होगा। ये विकास दुबे वाला केस याद रखिएगा। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, देखो ये न्यू ऐड किया गया है, पहले नहीं था, पहले बस वही था, ये न्यू ऐड किया गया है। इसमें क्या के अगर अरेस्ट आप कर रहे हैं अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1, ठीक है, ऊपर में अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं, then the police officer immediately give information regarding such arrest and the place of arrest। तब क्या करेगा पुलिस ऑफिसर,
प्लेस ऑफ अरेस्ट, और क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन देगा, किसको देगा, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ा चुके हैं भाई, कमेंट कर देना किस सेक्शन में पढ़े हो। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर नया चीज है, ठीक है। और सच ऑफिसर ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट वेयर द अरेस्ट पर्सन इज रिसाइडेड, यानी जहां पे वो व्यक्ति रह रहा है, रहता है, वहां के भी पुलिस ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर को भी इंफॉर्मेशन देना है, और जहां पे और डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को ये जानकारी देनी है। क्या जानकारी देनी है? कि ये फलना व्यक्ति अरेस्ट कर लिया गया है, इस जगह से इसको अरेस्ट किए हैं। सेक्शन 82 आई होप समझ में आ गया होगा। अब लास्ट सेक्शन है 83। लास्ट सेक्शन 83 क्या कहता है? ये आप लोग के काम के बारे में बताता है। मैजिस्ट्रेट साहब, तुम लोग मैजिस्ट्रेट बनोगे तो ये काम है कि प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच अरेस्टेड पर्सन इज ब्रॉट, मतलब कि अगर जब जो अरेस्टेड व्यक्ति है उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस किया गया, तब मजिस्ट्रेट साहब का क्या क्या ड्यूटी बनता है, क्या क्या काम है, ठीक है। ये सेक्शन 83 में हम लोग को पढ़ना है। सेक्शन 83 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? द पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस देयर आफ्टर द, देखो क्या है सब क्लॉज 1 इसका क्या कह रहा है? इसका सब क्लॉज 1 कह रहा है कि जैसे ही कोई जो व्यक्ति को के अरेस्ट किया गया, उस व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी साहब और कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। इन लोगों के बीच में से किसी के एक के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अब क्या है, ये लोग क्या करेंगे, अथॉरिटी क्या करेगा कि वेरीफाई करेगा कि अरे भाई ये विकास दुबे वही है ना, कानपुर वाला, कोई विकास शर्मा को तो नहीं पकड़ लिए हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि वारंट ऑफ जिसके खिलाफ में एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया था वही व्यक्ति है कि नहीं है, ठीक है। एक बार आइडेंटिफिकेशन डन हो जाएगा कि नहीं नहीं ये तो विकास दुबे ही है कानपुर वाला, ठीक है। एक बार आइडेंटिफिकेशन डन हो जाएगा, देन क्या होगा, द अरेस्टेड पर्सन, वो आइडेंटिफिकेशन डन हो जाएगा, तब क्या होगा, तो जो अथॉरिटी है यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये क्या करेंगे, जो कोर्ट इशू किया था वारंट, उसको ये क्या करेगा, उसको डायरेक्ट कर देगा, बोलेगा हाँ भाई लेके जाओ तुम अपने जहां पे लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि अगर बेलेबल ऑफेंस में आप उसको अरेस्ट किए हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति है वो बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है, सियोरिटी भरने के लिए तैयार है, ठीक है, और सेक्शन 73 भी उस पर इंडोर्स भी किया गया है कि भैया अगर वो सियोरिटी वोरिटी देने के लिए तैयार है तो उसको वहीं से छोड़ दिया जाए, ठीक है। या तो बेलेबल ऑफेंस है और बेल बॉन्ड ये सब भरने के लिए तैयार है, ठीक है, या तो सेक्शन 73 उसमें इंडोर्स किया गया है, तब जो अथॉरिटी है बेल बॉन्ड लेके, सियोरिटी लेके उसको रिलीज कर देगा, ठीक है, और जो बॉन्ड है उसको फॉरवर्ड कर देगा कोर्ट जो इशू किया था, ठीक है। क्या है, प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि भाई अगर उसको भेजने से पहले ये चेक कर लेगा, ठीक है, कि अगर ये बेलेबल ऑफेंस है और वो बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार है, सियोरिटी देने के लिए तैयार है, और सेक्शन 73 भी दिया गया है कि इंडोर्समेंट वाला, तो क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डीएसपी साहब है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये लोग क्या करेंगे, बेल बॉन्ड लेंगे, सियोरिटी लेंगे, और वैसे व्यक्ति को क्या करेंगे, भेज देंगे, बेल दे देंगे उस तरह के व्यक्ति को, और जो सियोरिटी बॉन्ड है वो कोर्ट जो इशू किया है उसको फॉरवर्ड कर देंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट में क्या कहता है, अगर ये तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात हुआ, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब या सेशन जज साहब, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 480 ऑफ द बीएनएसएस, क्या है वो 480 ऑफ द बीएनएस बात करता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कैसे बेल वेल देने के लिए, तो ये लोग भी बेल दे सकते हैं आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन 80 सब क्लॉज 2। देखो 80 सब क्लॉज 2 में हम लोग पढ़े थे ना कि एक जिस्ट भेजेगी, एक डॉक्यूमेंट भेजेगी अरेस्ट वारंट के साथ साथ कि भैया इसको अगर अरेस्ट होता है तो इसको क्यों नहीं बेल पे छोड़ना चाहिए या बेल पे छोड़ना चाहिए, इस तरह का एक इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भेजती है। तो उसी के आधार पे जो सीजीएम साहब है और सेशन जज साहब है, ये याद रखना, जो प्रोवाइजो है ना फर्दर दैट,
इसमें अगर क्या कहता है कि अगर नॉन बेलेबल केस है, बेलेबल में तो हम लोग देख लिए कि भैया बेल बॉन्ड सिक्योरिटी भरा के उसको अगर छोड़ना क्या होगा तो छोड़ देगा, और जो भी बॉन्ड होगा वो भेज देगा, जो कोर्ट जो इशू किया था वारंट, ठीक है, उसको भेज देगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट में कहता है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो सीजीएम साहब और सेशन जज साहब क्या करेंगे, उसको बेल दे सकते हैं आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि आपको मिला था 80 सब क्लॉज 2 में, हम लोग पढ़े थे वो जिस्ट, ठीक है, कि उसमें इंफॉर्मेशन रहता है कि इसको व्यक्ति को छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू प्रिवेंट द पुलिस ऑफिसर फॉर टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73, ठीक है। ये सेक्शन जो है किसी भी पुलिस ऑफिसर को क्या कह रहा है, प्रिवेंट नहीं कर रहा है कि आप सिक्योरिटी लेने से मना नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी भर भर के लीजिए। और इसी के साथ हम लोग का वारंट ऑफ अरेस्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।